आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस रिपोर्ट के बारे में जिसका इंतजार हम लोगों को काफी लंबे समय से था। क्योंकि कावेरी इंजन को लेकर हम लोग ये तो जानते हैं कि ड्राई कावेरी इंजन की टेस्टिंग चल रही है, इस पे काम चल रहा है, घातक में इसको इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन जब बात कावेरी 2.0 की होती थी तो हमारे पास कोई व्यापक और स्पष्ट जवाब नहीं होता था और हमें ये भी नहीं पता था कि इस प्रोग्राम का स्टेटस क्या है। लेकिन अब इंतजार खत्म हो चुका है क्योंकि खुद गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने इस प्रोग्राम को लेकर एक महत्वपूर्ण इंसाइट शेयर करी है। उन्होंने न सिर्फ कावेरी इंजन प्रोग्राम के रोड मैप के बारे में बताया है बल्कि कैसे और किस स्टेज में अभी कावेरी 2.0 है इसके बारे में जानकारी भी दी है। तो आइए जानते हैं। दोस्तों, गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने बीतते समय के साथ बहुत सारी जो इम्प्रूवमेंट्स हैं वो कर दी है। क्योंकि अगर हम इस प्रोग्राम की शुरुआत पे जाते हैं 1980 के दशक में तो काफी कम फंड्स थे जो रिलीज किए गए थे और इस कम फंड में ही इन्हें 2001 तक एक ऐसा इंजन बना के तैयार करना था जिसको तेजस के प्रोटोटाइप में यूज किया जा सके और तेजस उससे उड़ान भर सके। लेकिन आपको तो पता ही है कि जब पहली बार कोई टेक्नोलॉजी बनती है तो जाहिर सी बात है उसमें बहुत सारी परेशानियां आती हैं, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। ना हमारे पास एक्सपर्टीज थी, ना हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर थे और ना हमारे पास इतने फंड्स थे कि हम इस प्रोग्राम को युद्ध स्तर पर शुरू कर सकते। लेकिन फिर भी गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी। जीटीआरई के वैज्ञानिकों ने अथक परिश्रम किया और एक इंजन तैयार किया। वो बात अलग थी कि पहली बार हमने कोई इंजन बनाया था और शुरुआती दौर पर ये इंजन हमारी जो एक्सपेक्टेशंस था उनको मीट नहीं कर पाया और बाद में 2001 में तेजस को दूसरे इंजन के साथ उड़ान भरनी पड़ती है। लेकिन उसके बाद जीटीआरई के लिए चीजें बद से बदतर होती जाती हैं तब जब 2007 में कावेरी इंजन प्रोग्राम को तेजस से डी लिंक कर दिया गया, ये कहते हुए कि अब ये इंजन तेजस में उपयोग करने के लिए उपयुक्त नहीं है। लेकिन आमतौर पर क्या होता है इसके बाद? आमतौर पे हमने डिफेंस प्रोग्राम में तो यही देखा है, जब किसी प्रोग्राम से किसी चीज को डी लिंक कर दिया जाता है तो हम ये मान के चलते हैं कि वो प्रोग्राम खत्म हो गया। और जाहिर सी बात थी उस समय लोगों ने भी कावेरी इंजन को लेकर के यही सोचा कि शायद हमारे पास हमारा स्वदेशी इंजन कभी नहीं आ पाएगा। लेकिन ऑल थैंक्स टू जीटीआरई, उनके वैज्ञानिकों को इसका श्रेय जाता है कि उन्होंने इसको हार नहीं मानी और आज ड्राई कावेरी इंजन अपने टेस्टिंग के फाइनल दौर पर है। अब यहाँ पर ड्राई कावेरी इंजन जो कि 45 से 49 किलोटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है, इसमें जब आउटर बर्नर मॉड्यूल को हम जो कि ब्रह्मोस एरोस्पेस के द्वारा तैयार कर दिया गया है इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये तकरीबन 73 से 75 किलोटन का थ्रस्ट जनरेट करेगा, यानी M88 इंजन के बराबर जो कि राफेल में यूज किए जाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली तेजस के लिए जो थ्रस्ट रिक्वायरमेंट है वो मिनिमम 80 किलो न्यूटन्स की है, यानी अभी भी हमारे पास तकरीबन 5 से 8 किलो न्यूटन की जो कमी है वो देखने को मिल रही है। लेकिन जीटीआरई का प्लान कभी भी कावेरी इंजन को तो इंटीग्रेट करने का था ही नहीं, बल्कि वो तेजस के लिए तो एक एडवांस इंजन पहले से प्लान करके चल रहे थे और वो था कावेरी 2.0। कावेरी 2.0 पर बात करते हुए जीटीआरई के वैज्ञानिकों ने कहा कि इस समय हम अपग्रेडेड कावेरी इंजन के लिए जो कि 90 किलोटन का थ्रस्ट जनरेट करने वाला है या 90 से ज्यादा भी कर सकता है, इसके लिए फिलहाल तो क्लियरेंस का इंतजार कर रहे हैं। हमने रोड मैप बना लिए हैं, प्लानिंग कंप्लीट हो चुकी है। इस इंजन में उन्होंने एक चीज सामने रखी है कि ये इंजन जो है तेजस मार्क 1A के लिए तो कंपैटिबल होगा ही होगा, लेकिन तेजस मार्क 2 में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जी हाँ, इसके लिए बाकायदा वो एक पूरी नई कोर को डेवलप करेंगे जो कि अभी अंडर डेवलपमेंट ही आप कह सकते हैं और इसमें जो फंड्स हैं इनकी जरूरत पड़ेगी। अगर हम मोटे तौर पर बात करें तो एक अनुमान है कि ये इंजन तकरीबन 98 किलोमीटर तक का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होगा, यानी अब यह F404 की लीग को पार कर चुका है और आप इसे F414 की लीग का इंजन कह सकते हैं। जीटीआरई के वैज्ञानिकों ने कहा कि मौजूदा जो कावेरी इंजन है ये तकरीबन 46 से 49 किलोमीटर का थ्रस्ट जनरेट करता है जो कि अभी नेक्स्ट जनरेशन प्लेटफॉर्म के लिए तो सूटेबल नहीं है। लेकिन उनका ये कहना है कि जो कावेरी 2.0 हम प्लान करके चल रहे हैं ये कम से कम 60 किलोन्यूटन का ड्राई थ्रस्ट जनरेट करेगा और आफ्टर बर्नर्स के बाद 90 किलोन्यूटन से ज्यादा का थ्रस्ट हम इससे अचीव कर पाएंगे, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और हमें ये अलाउ करेगा कि हम अपने इंडिजिनस इंजन को अपने इंडिजिनस फाइटर जेट्स में इंक्लूड कर सकते हैं। और एक्सपर्ट्स तो ये भी कहते हैं कि अगर हमने कावेरी 2.0 को 90 किलोन्यूटन से ज्यादा थ्रस्ट जनरेट करने वाला इंजन बना लिया तो वो दिन भी दूर नहीं होंगे जब हमारे पास स्वयं निर्मित 110 किलोन्यूटन से ज्यादा थ्रस्ट का इंजन भी आ जाएगा।
अच्छा, इस बार आमतौर पे होता क्या है, जब हम लोग ऐसी रिपोर्ट को कवर करते हैं, तो बहुत सारे लोग इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करते हैं कि ना तो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना हमारे पास उस लेवल की एक्सपर्टीज़ है कि हम ऐसे इंजन बना सकें। तो खैर, अब उन लोगों का मुँह भी यहाँ पर बंद होने वाला है, क्योंकि इस समय सिर्फ़ एक ही प्रोग्राम पर केंद्रित नहीं है ये पूरा प्रोग्राम, या एक ही स्टेप पर पूरा प्रोग्राम केंद्रित नहीं है। एक तरफ जहाँ जीटीआरई कावेरी का जो नया वेरिएंट है, इसके लिए फंड्स को एलोकेट किए जाने की बात की जा रही है, तो इसी दौरान जीटीआरई ने काफ़ी यहाँ पर अपना कह सकते हैं एक जो एम्बिशियस प्रोग्राम है उसको सामने रखा है। कावेरी 2.0 के लिए फंड्स रिलीज किए जाएंगे, लेकिन इससे पहले ही अभी कुछ ही दिन पहले गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने भारत सरकार से 1600 करोड़ रुपए की डिमांड करी है। अब ये 1600 करोड़ रुपए किस चीज के लिए है? ये उस चीज के लिए है जिसको लेकर जीटीआरई को हमेशा क्रिटिसाइज किया जाता रहा। इसमें सिर्फ जीटीआरई को ही नहीं, बल्कि भारत की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को भी क्रिटिसाइज किया जाता रहा कि हमारे पास कोई भी हाई एल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी नहीं है जहां पर हम अपने इंजन्स को टेस्ट कर सके, जहां पर 40,000 फीट से ज़्यादा की एल्टीट्यूड का जो कंडीशन होता है एक्सट्रीम, उसको हम सिमुलेट कर सके। इसके लिए हमें रशिया की यूनिवर्सिटी का सहारा लेना पड़ता है हर बार, लेकिन अब ये चीज़ें और नहीं, क्योंकि जीटीआरई के लिए जो हाई एल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी है, माना जा रहा है इसको क्लियरेंस इसी फाइनेंशियल ईयर में प्रदान कर दी जाएगी, और इसके लिए जो एक नई हाई एल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी है वो बनानी भी शुरू कर दी जाएगी। इससे होगा ये कि जब हमारा कावेरी 2.0 तैयार होगा, तो इसके लिए हमें बार बार इसको रशिया नहीं भेजना पड़ेगा। हालांकि अभी रशिया पे डिपेंडेंसी हम ये तो नहीं कहेंगे पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, लेकिन फिर भी जो हाई एल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी इसके आने से हम तकरीबन 40,000 फीट तक के जो एल्टीट्यूड की एक्सट्रीम कंडीशंस होती है, इनको सिमुलेट कर सकते हैं वहां पर, और हम इंजन की जो लिमिटेशंस है, इंजन की जो परफॉर्मेंस है, इंजन की जो रिलायबिलिटी है, उसको अपने देश में ही टेस्ट कर सकते हैं। इससे हमारा पैसा भी बचेगा, हमारा समय भी बचेगा, जो हम ऑलरेडी कावेरी प्रोग्राम में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर चुके हैं। हाँ, एक चीज है जिसके लिए अभी हमें रशिया का सहयोग चाहिए होगा, क्योंकि वो चीज हमारे पास फिलहाल तो नहीं है। वो है एक डेडिकेटेड फ्लाइंग टेस्ट बेड एयरक्राफ्ट। अगर सरकार हाई एल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी और एक टेस्ट बेड एयरक्राफ्ट को यहाँ पर एलोकेट कर देती है या उसको मंजूरी दे देती है, तो हमारी चिंता खत्म हो जाएगी और हमारे पास जितने भी इंजन टेस्टिंग की सुविधाएं हैं वो मौजूद होंगी। अब अगर हम कावेरी 2.0 के एक की फीचर की बात करें जिसको लेकर वैज्ञानिकों ने डिस्कस किया है, तो वो है यहाँ पर जो इसकी फ्लैट बेड डिजाइन है। फ्लैट बेड डिजाइन का फायदा ये होता है कि भारत की जो हॉट और ह्यूमिड कंडीशन है और या अलग अलग फ्लाइट कंडीशन है, इसमें किसी प्रकार के थ्रस्ट लेवल में जो ड्रॉप है वो हमें देखने को नहीं मिलते, जो आमतौर पर जनरल इलेक्ट्रिक F404 में 10% तक देखने को मिल जाता है। तो इंजन की जो अभी स्पेसिफिकेशन सामने आई है, ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। तो आप लोग बताइए, क्या जीटीआरई एक रिकॉर्ड समय में, जैसा वो क्लेम करती है, इस इंजन को विकसित कर पाएंगे? और क्या इसके लिए अब भारत सरकार को जो फंड्स हैं ये तुरंत रिलीज कर देने चाहिए? आप इस प्रोग्राम के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप भी इस प्रोग्राम को लेकर उत्साहित हैं? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।